Best attitude towards accounting with Pioneer. सुपर 30 में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, रोज कुछ हम नया सीखते हैं। 30 आवर्स में हमारा कोर्स 12th क्लास का कंप्लीट। इसके अलावा आपको और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Pioneer Limited issued 10,000 shares to public at 10 rupees each. Amount payable 3 on application, 3 on allotment, 4 on first call. मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में खेल खत्म। Application issued for 14,000 shares. Shares allotted to all applicants on pro rata basis and excess money adjusted to allotment. बहुत बढ़िया। तो हमको 10,000 शेयर्स इशू करना थे, 14,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। हमने सारे एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट करे हैं, कोई एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट नहीं करी है, लेकिन हमने सारे एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे। बराबर है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन करे थे प्रो राटा अलॉटमेंट। लेकिन वहां पे एरियर नहीं था, कोई पेमेंट नहीं कर पाया था। अब इसमें एरियर भी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। गणपत वन ऑफ द शेयर होल्डर हैव 500 शेयर्स फेल्ड टू पे ऑल मनी। और गणपत जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन के अलावा कोई अमाउंट पेड नहीं करा। ऑल मनी मतलब एप्लीकेशन तो आई होगी, जब भी तो शेयर होल्डर बना, बराबर है ना। तो अब गणपत ने एप्लीकेशन के अलावा हमको कोई अमाउंट पेड नहीं करा। एट द एंड हिज शेयर्स फोल्डेड एंड रीइश्यूड एट 9 ईच। ठीक है, फिर इसमें अपन कुछ नया सीखेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 14,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन बनी 3 रुपीस पर शेयर से। तो फर्स्ट एंट्री अपनी वही प्यारी सी, छोटी सी, मासूम सी, भोली भाली बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 14,000 इंटू 3 42,000 बराबर है। सेकंड एंट्री में अपन एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड एंट्री में ये जो एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है, अगली एंट्री में डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 42,000। अब वास्तव में आपने 14,000 एप्लीकेंट्स को केवल 10,000 शेयर से अलॉट करें प्रो राटा बेसिस पे। तो 10,000 एप्लीकेंट्स का शेयर होल्डर्स का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो टू शेयर कैपिटल 10,000 into 3 30,000। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 42, कैपिटल में 10,000 का अमाउंट ट्रांसफर हुआ 30,000। तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन थी वो अपन ने प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट करके रिटर्न नहीं करी, उसको आगे एडजस्ट करने का बोला। एक्सेस मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। तो वो जो एक्सेस अमाउंट आपके पास 12,000 है, वो आपने अलॉटमेंट इन एडवांस में एडजस्ट कर लिया, अलॉटमेंट का जमा कर लिया, वापस नहीं करा। तो टू अलॉटमेंट इन एडवांस 12,000 बराबर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो हम अलॉटमेंट ड्यू केवल 10,000 शेयर्स पे करेंगे, क्योंकि ईमानदारी से हमने 10,000 शेयर्स ही इशू करे हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 into 3 30 बराबर है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक नई बात इस क्वेश्चन में ये सीखने को मिलेगी कि ये जो 12,000 आपके पास एक्सिस सरप्लस एडवांस जो रखा है, ये किसका है। तो प्रो राटा वाले केस में जो आपके पास एडवांस अमाउंट रहता है वो किसका नहीं, वो सबका है। सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो ये जो 12,000 आपके पास अलॉटमेंट इन एडवांस का अमाउंट है, ये सारे शेयर होल्डर्स का है। प्रोपोर्शनेट आपने डिस्ट्रीब्यूशन करा था। तो अब एक छोटा सा वर्किंग कोड अपन यहां करेंगे। सबसे पहले एडवांस पर शेयर्स निकालेंगे अपन। तो वो जो आपके पास एडवांस रखा है 12,000 रुपीस, वो किसका है, तो वो सबका है। तो एडवांस अमाउंट है 12,000 और वो सबका है, मतलब सारे एप्लीकेंट्स 100% एप्लीकेंट्स मतलब 10,000। तो 12,000 जो अमाउंट आपके पास एडवांस है वो 10,000 शेयर होल्डर्स का है। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 1 रुपीस 20 पैसा पर शेयर आपके पास एडवांस रखा है। 12,000 रुपीस जो आपके पास एडवांस रखा है वो सभी का है, इक्वल है, प्रोपोर्शनेट है। इसमें किसी भी एप्लीकेंट्स का शेयर होल्डर्स का कम ज्यादा नहीं है, वो सबका इक्वल है।
तो अपन ने सबसे पहली स्टेप ली बेटा, आप हमेशा कैलकुलेशन करते समय पर शेयर्स दिमाग में सोचो, क्वेश्चन के फिगर आपको बहुत इजी लगेंगे। बड़े बड़े फिगर आप मल्टीप्लाई करके सोचोगे तो आपको वर्किंग नोट कैलकुलेशन टिपिकल लगेगा, ठीक है। तो 12,000 आपके पास जो एडवांस रखा है वो सारे शेयर होल्डर्स का है, मतलब 10,000 शेयर होल्डर्स का, मतलब पर शेयर्स आपके पास एडवांस है 1 रुपीस 20 पैसा पर शेयर्स एडवांस है। अब अलॉटमेंट आपने ड्यू करा अभी पर शेयर्स, आप खाली पर शेयर्स की बात करना मेरे सामने, बराबर। तो अलॉटमेंट आपने जो ड्यू करा अभी वो पर शेयर्स आपके पास कितने से, तो टोटल कॉल या ड्यू पर शेयर्स अलॉटमेंट अपन ने ड्यू करा है 3 रुपीस पर शेयर्स। तो सभी शेयर होल्डर से हमने अलॉटमेंट का अमाउंट 3 रुपीस पर शेयर्स कॉल करा, ड्यू करा। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, कोई देगा नहीं देगा एडवांस जो भी होगा। तो अब हर शेयर होल्डर से हमने पर शेयर्स 3 रुपीस कॉल करा है और हर शेयर्स का अपने पास 1.2 एडवांस रखा हुआ है, क्योंकि ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट में जो एडवांस है वो सबका है, सबका इक्वल है, प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बराबर है ना। तो हमने 3 रुपीस पर शेयर कॉल करा है, इसमें से हर शेयर होल्डर्स का एक शेयर होल्डर्स का 1 रुपीस 20 पैसा हमारे पास एडवांस रखा हुआ है। तो इसका मतलब जो भी शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का अमाउंट पे करेंगे वो 1 रुपीस 80 पैसा आपको पे करेंगे। जो पे करेगा 1 रुपीस 80 पैसा पे करेगा, और जो पे नहीं करेगा तो आप ये बोलोगे कि उससे 1 रुपीस 80 पैसे पर शेयर के हिसाब से नहीं आए। यहां तक आपको बात समझ में आई। हमारे पास प्रो राटा वाले केस में जो अलॉटमेंट का पैसा एडवांस रखा हुआ है वो सभी का इक्वल है, सारे शेयर होल्डर्स का है, उसमें किसी का कम ज्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से पर शेयर एडवांस हुआ 1 रुपीस 20 पैसा। टोटल अलॉटमेंट ड्यू करा पर शेयर 3 रुपीस, उसमें से 1 रुपीस 20 पैसे पर शेयर एडवांस है। इसका मतलब बैलेंसिंग अमाउंट जो अनपेड अमाउंट है अलॉटमेंट का पर शेयर 1 रुपीस 80 पैसा है। तो जो शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का अमाउंट पे करेगा 1 रुपीस 80 पैसे के हिसाब से पे करेगा, और जो नहीं पे करेगा तो कालचिन्ह एरियर में 1 रुपीस 80 पैसे के हिसाब से जाएगा। बात समझ आ गई। तो अलॉटमेंट के समय एक शेयर होल्डर्स जिसके पास गणपत 500 शेयर से उसने अमाउंट पेड नहीं करा, तो 10,000 शेयर होल्डर्स में से अलॉटमेंट पे गणपत ने जिसके पास 500 शेयर से पेमेंट नहीं करा, तो अलॉटमेंट आपने ड्यू भले 3 रुपीस से करा होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलोगे कि उसने 3 रुपए नहीं दिए, क्योंकि आपके पास में 1 रुपी 20 पैसे हर शेयर होल्डर्स का एडवांस रखा है। तो इसमें मिस्टर गणपत का भी 1 रुपीस 20 पैसे आपके पास एडवांस रखा है, बराबर है। तो कालचिन्ह एरियर में 3 रुपीस पर शेयर के हिसाब से नहीं जाएगा गणपत का, 500 शेयर पे 1 रुपीस 80 पैसे के हिसाब से 900 कालचिन्ह एरियर में जाएगा। यहां बात क्लियर हुई कि अलॉटमेंट हमने ड्यू करा 3 रुपीस के हिसाब से। अब अलॉटमेंट के समय यदि कोई शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करेगा तो अपन बोलेंगे कि उसका 1 रुपीस 20 पैसा तो ऑलरेडी हमारे पास एडवांस रखा हुआ है, सभी का रखा हुआ है। तो अलॉटमेंट में जो भी शेयर होल्डर्स हमको पे करेंगे या ना करेंगे वो 1 रुपीस 80 पैसे के हिसाब से होगा। तो गणपत का 500 शेयर्स पे 1 रुपीस 80 पैसे के हिसाब से 900 कालचिन्ह एरियर में डेबिट होगा। रिमेनिंग शेयर होल्डर 10,000 में से 500 का पेमेंट नहीं आया, 10,000 में से 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया, तो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स 9,500 शेयर होल्डर्स ने हमको अलॉटमेंट का पेमेंट करा होगा 1 रुपीस 80 पैसे के हिसाब से 17,100। तो अलॉटमेंट के समय बस ये छोटा सा एडजस्टमेंट आपको करना है और इसको पर शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो ओरली हवा में ही कैलकुलेशन हो जाएगा कि भैया जो एडवांस है वो 12,000 है सारे शेयर होल्डर्स का, मतलब पर शेयर एडवांस हमारे पास हो गया 1 रुपीस 20 पैसा। हमने अलॉटमेंट ड्यू करा पर शेयर 3 रुपीस, उसमें से 1 रुपीस 20 पैसे हमारे पास सबके एडवांस रखे हैं। तो जो पे करेगा 180 करेगा और जो पे नहीं करेगा 180 पे नहीं करेगा। तो 10,000 शेयर होल्डर्स में से गणपत ने 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं करा, तो 500 into 1.8 900 कालचिन्ह एरियर में जाएगा, और 9,500 रिमेनिंग शेयर होल्डर्स 1.8 रुपीस पर शेयर रिसीव्ड हुआ 17,100, बराबर है। अब अपने को एंट्री में कोई मगजमारी नहीं, अलॉटमेंट भी हो गया अपना, अलॉटमेंट को हम रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट दिया, पैसे नहीं आ रहे हैं गणपत से तो कालचिन्ह एरियर दिया,
कुछ शेयर होल्डर्स के पैसे एडवांस भी रखे हैं, तो एडवांस रखे हैं। सेकंड एंट्री में अलॉटमेंट इन एडवांस क्रेडिट कर रखा है, तो यहां लाके डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट को रिसीव करते समय कुछ लोगों का एडवांस भी रखा है और कुछ शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव नहीं भी हो रहा है, तो बैंक भी डेबिट होगा, कालचिन एरियर भी डेबिट होगा, कालचिन एडवांस भी डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में अलॉटमेंट में ड्यू करा है 30,000, तो 30,000 अलॉटमेंट में क्रेडिट हो गया। अब अलॉटमेंट का अमाउंट आपके पास एडवांस कितना रखा हुआ है, तो वो 12,000 है, तो अलॉटमेंट इन एडवांस में 12,000, तो आपके पास ऑलरेडी अलॉटमेंट के एडवांस रखे हुए हैं, तो 30 में से 12 एडवांस रखे हैं, तो 18,000 रिसीव होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। 30 में से 12 एडवांस रखे हैं तो 18,000 रिसीव होना चाहिए। लेकिन गणपत जिसके पास 500 शेयर से अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करा, तो 500 into 3 नहीं होगा, क्योंकि ये जो एडवांस है इसमें सबका प्रोपोर्शनेट फिगर इंक्लूड है। तो अभी अपन ने कैलकुलेशन करा था 500 into 1.8 900, और रिमेनिंग शेयर होल्डर से 9,500 शेयर से 1.8 के हिसाब से बैंक में डेबिट हो जाएगा 17,100, बराबर है। ये दोनों फिगर अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके डायरेक्ट बता दिए थे। 3 रुपीस पर शेयर अलॉटमेंट ड्यू करा है, उसमें 1 रुपीस 20 पैसे पर शेयर एडवांस रखे हैं, ये एडवांस में, तो रिमेनिंग अमाउंट 1.8 पर शेयर रिसीव्ड होगा, जो देगा वो 1.8 के हिसाब से देगा, और जो नहीं देगा तो कालचिन एरियर में 1.8 के हिसाब से जाएगा। यहां तक आपको ये कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 into 4, 10,000 शेयर अलॉट हुए, 4 रुपीस पर शेयर फर्स्ट कॉल है, तो 10,000 into 4 40,000, 40,000, बराबर है। तो रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होगी, वही अपनी बैंक अकाउंट दिया, गणपत से फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, तो कालचिन एरियर अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, कालचिन एरियर अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये फर्स्ट कॉल ड्यू करा 40,000 से फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, तो फर्स्ट कॉल के आगे क्रेडिट वही अमाउंट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 40,000। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कौन पेड नहीं कर रहा है, तो गणपत 500 शेयर्स 4 रुपीस के हिसाब से 2,000, तो 40,000 में से फर्स्ट कॉल के 2,000 रिसीव नहीं हुए हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग शेयर होल्डर से 38,000 रिसीव हो गया, क्लियर। चल, तो अब गणपत से अपने को अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, अलॉटमेंट का 900 और फर्स्ट कॉल का 2,000। एंड में गणपत के शेयर्स फॉरवर्डेड कर लिए, एट द एंड ही शेयर्स फॉरवर्डेड, तो अब एक एंट्री अपनी बढ़ जाएगी, नेक्स्ट एंट्री गणपत के शेयर्स को फॉरवर्डेड करने की। क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू कालचिन एरियर, बराबर है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जब्त कर लेंगे, फॉरवर्डेड कर लेंगे, तो टू शेयर फॉरवर्डेड, तो कैपिटल में डेबिट वही अमाउंट होगा जो पर शेयर अभी तक कार्ड अप है, तो अभी तक कार्ड अप अमाउंट है 334, 10 रुपीस कार्ड अप है, तो 500 शेयर्स पे 10 रुपीस के हिसाब से कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे 5,000। क्यों जब्त कर रहे हो गणपत के शेयर्स, तो इसने पैसे नहीं दिए, तो नहीं दिए तो अपन ने कालचिन एरियर में डेबिट कर रखा है, अलॉटमेंट के समय 900, फर्स्ट कॉल के समय 2,000, तो 2,900 इसने अभी तक नहीं दिए, तो यहाँ क्रेडिट कर दिए, तो हमने 5,000 गणपत से कॉल करे हैं, इसमें से 2,900 उसने पे नहीं करे, तो रिमेनिंग अमाउंट वो होगा जो उसने पेड कर दिया है, और वो हम जब्त कर लेंगे 2,100, तो 5,000 में से 2,900 रिसीव नहीं हुए, रिमेनिंग अमाउंट उससे रिसीव हो गया होगा, वो फॉरवर्डेड 2,100, तो ये गणपत के शेयर्स फॉरवर्डेड होगा, इसकी एंट्री हो गई। अब रीइश्यू करने का बोला है, तो एक एंट्री और हो जाएगी, एंड रीइश्यूड एट 9 each, तो 10 रुपए का शेयर्स अपन ने मार्केट में वापस से रीइश्यू कर दिया 9 रुपीस में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, 1 रुपया कम ले रहा है मतलब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिखते हुए फॉरवर्डेड अकाउंट दिया,
बैंक अकाउंट दिया, शेयर प्रॉफिट अकाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल को आपस से क्रेडिट कर देंगे। तो कैपिटल में वही अमाउंट आएगा जो अभी तक कार्ड अप है। तो 500 शेयर्स पे 10 रुपीस कार्ड अप है, तो कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा 500 into 10 5000। 1 रुपये अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 500 into 1 500 प्रॉफिट अकाउंट में, डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और 500 into 9 4500 बैंक में डेबिट हो जाएगा। 10 रुपीस के हिसाब से कैपिटल क्रेडिट, 1 रुपीस के हिसाब से डिस्काउंट और 9 रुपीस के हिसाब से नेट अमाउंट रिसीव हुआ 4500। तो ये शेयर्स रीइशू हो गए, सारे प्रॉफिट शेयर्स हमने रीइशू कर दिए। तो अब एक एंट्री कंपलसरी हो जाएगी, प्रॉफिट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री होगी शेयर प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो प्रॉफिट का बैलेंस, तो प्रॉफिट 2100 था, उसमें से रीइशू करते समय डिस्काउंट दे दिया 500, प्रॉफिट डेबिट हो गया। तो 2100 में से 500 माइनस कर देंगे, तो कैपिटल रिजर्व में 1600 ट्रांसफर हो जाएंगे। प्रॉफिट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, बराबर है। तो ये क्वेश्चन में फिर अपन ने नई बात सीखी थी कि यदि अलॉटमेंट के समय प्रो राटा वाले केस में यदि कुछ एडवांस रखा है, तो वो एडवांस अमाउंट जो है वो किसी एक का नहीं है, वो सबका है प्रोपोर्शनेट। और अलॉटमेंट के समय कोई अमाउंट पेड नहीं करेगा, तो फिर उतना अमाउंट एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट काल्चियन एरियर में जाएगा, बराबर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, एक क्वेश्चन में कराऊंगा, सेम क्वेश्चन होमवर्क प्रैक्टिस के लिए। चल खींच मेरी। अब अपन आज आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बताया था कि बीच बीच में कुछ मैं थ्योरी, कंसेप्ट्स, प्रोविजंस डिस्कस करता रहूंगा। तो आज अपन फिर एक नए पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम शेयर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। नंबर 2 प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल। अब इन पे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स आर दोज व्हिच आर नॉट प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स किसको कहते हैं? तो भैया जो प्रेफरेंशियल नहीं होगा वो इक्विटी है ना। तो इक्विटी शेयर्स आर दोज व्हिच आर नॉट प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में अपन डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इक्विटी शेयर्स कंपनी के ओरिजिनल ऑनर होते हैं। ओरिजिनल से मतलब बेसिक ऑनर होते हैं। बिना इक्विटी शेयर्स के कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती है, एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। सेक्शन 43(1) कंपनी एक्ट 2013 ओरिजिनल ऑनर होते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम रिस्क होती है कंपनी के अंतर्गत। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनकी रिस्क मैक्सिमम होती है। जितना पैसा उन्होंने लगाया हो सकता है उसमें से उनको कुछ भी रिटर्न ना मिले। तो रिस्क ज्यादा तो रिवार्ड भी ज्यादा। मैक्सिमम रिस्क एंड रिवार्ड, ठीक है, विद फुल पावर ऑफ वोटिंग एंड मैनेजमेंट। और कंपनी के अंतर्गत वोटिंग राइट्स, कभी भी कोई डिसीजन लेना हो तो वोटिंग राइट्स उनके पास रहता है, मैनेजमेंट कंट्रोल भी उन्हीं के पास रहता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओरिजिनल ऑनर है, मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवार्ड उनका रहता है विद फुल पावर ऑफ वोटिंग राइट्स एंड मैनेजमेंट। उनके पास वोटिंग राइट्स का और मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, होल्ड रहता है। रिटर्न ऑफ शेयर्स मनी ऑन वाइंडिंग अप, और उनने जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करा है, जो कंपनी में उनने शेयर होल्डर्स ने, इक्विटी ने इन्वेस्ट करा है, वो पैसा, वो अमाउंट उनको कंपनी के वाइंडिंग अप पे ही रिटर्न मिलेगा, बीच में कभी भी नहीं मिलेगा। बीच में कंपनी को प्रॉफिट होता रहेगा तो उस प्रॉफिट में से उनका हिस्सा उनको मिलता रहेगा, जिसको बोलेंगे हम डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभांश, लाभ का अंश, ठीक है। तो हर साल प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से आपको आपका शेयर डिविडेंड मिलता रहेगा, लेकिन जो बेसिक अमाउंट आपने शेयर्स का लगाया था
वो अमाउंट आपको कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही मिलेगा, बीच में कभी भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स की। तो मेरे हिसाब से बेटा एक कंपनी के अंतर्गत प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का रोल वो ही रहता है जो एक फैमिली में एक गेस्ट का रहता है, एक मेहमान का रहता है। एक परिवार के अंतर्गत एक मेहमान जब भी आता है तो उस मेहमान का उस परिवार में, उस फैमिली में क्या रोल रहता है, तो वो गेस्ट जो है आपका वो कितना नियरेस्ट है, कितना डियरेस्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? मान लो कि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आए और बहुत करीबी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा उनके साथ में, तो भैया मेहमान है, उनको हम प्रायोरिटी देंगे, खाना बनेगा तो भैया पहले आप ठूस के खा लो, भर पेट खा लो, ठीक है नहीं, बचेगा तो हम परिवार वाले बाद में खा लेंगे, कम बचेगा तो कम खाएंगे और कम खाएंगे, और ज्यादा बचेगा तो ज्यादा खाएंगे, ठीक है, और बच जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे, कल भी खाएंगे। आप भर पेट खाओ और पहले खाओ, ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि जब भी मेहमान आते हैं तो उनका जाना तो निश्चित है, वो जाएंगे जरूर, वो हो सकता है 1 दिन बाद जाए, 2 दिन बाद जाए, 2 महीने रुके, 4 महीने रुक जाए, लेकिन उनका जाना कंफर्म है, ठीक है। अब तीसरा मैटर आता है कि जब हमारे परिवार में कोई भी फैसला लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो उन मेहमान का क्या रोल रहेगा, वो जो भी गेस्ट है, कितने भी नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, तो भैया मेहमान का रोल कुछ भी नहीं, भैया आओ खाओ पियो और निकलो। मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, हमारा मैटर में आप बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे, ऐसा ही होता ना। तो वैसे ही कंपनी के अंतर्गत भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स एक मेहमान की तरह होते हैं। नाम ही है प्रेफरेंशियल शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। तो काय की प्रायोरिटी, तो जब भी कंपनी में प्रॉफिट होगा तो उनको प्रॉफिट में से उनका हिस्सा, जिसको अपन बोलते हैं डिविडेंड पे ले देंगे। सपोज करो कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी बंद होगी, तो एट द एंड आपको आपकी कैपिटल का अमाउंट पहले रिफंड किया जाएगा, बाद में बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट में से पहले आपको प्रॉफिट में से आपका हिस्सा निकाल के दे दिया जाएगा, बाद में बचा हुआ कम ज्यादा जो भी होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। वाइंडिंग अप के समय आपकी कैपिटल का अमाउंट आपको पहले दिया जाएगा, जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो जैसा नाम है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, बराबर। दूसरे शब्दों में बोलूं बेटा मैं, तो प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। आपने इशू करते समय उनके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई करी थी वो आपकी कंपनी में फॉलो की जाएगी, ठीक है ना। गेस्ट का रोल भी हर परिवार में अलग अलग होता है, वैसे ही कंपनी के अंतर्गत भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का रोल अलग अलग होगा। वो क्या क्या कंडीशन होगी अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, तो 6% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹1 लाख। एक कंपनी ने 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू कराए, और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के साथ में, प्रेफरेंशियल शेयर्स के साथ में हमेशा ही एक ऐसी रेट परसेंटेज जुड़ा रहता है। तो वो जो परसेंटेज है वो उस प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के रेट ऑफ डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेफरेंशियल शेयर्स के आगे जो रेट लिखी हुई है वो डिविडेंड की रेट है, ठीक है। तो कंपनी ने 1 लाख के शेयर्स इशू कराए, 6% प्रेफरेंशियल शेयर्स। अब जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब देंगे, जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड का कोई रोल नहीं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो पहला पॉइंट अपन देखें तो नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। किसी कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंशियल शेयर्स हो। सपोज करो कि कंपनी को 10,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10,000 रुपीस का। अब कंपनी ने इक्विटी शेयर्स भी इशू कराए और प्रेफरेंशियल भी है, तो पहले डिविडेंड किसको देंगे इसमें से, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा है 6% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹1 लाख। तो अब इस प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है, पहले प्रेफरेंशियल को देंगे, बाकी बचेगा तो इक्विटी को, कम ज्यादा जो भी होगा।
तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दें अपन? 6%। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड देंगे। काय का 6% कैलकुलेट करेंगे? तो प्रॉफिट में से डिविडेंड देंगे। काय में से देंगे? प्रॉफिट में से। लेकिन डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट होगा शेयर्स के अमाउंट में, पेड अप कैपिटल पे। डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट काय पे किया जाता है? पेड अप कैपिटल पे। तो कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर्स जो इशू करे वो 1 लाख है, तो 1 लाख का 6% 6000, तो 6000 इन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रॉफिट में से। तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 10000 का, 10000 में से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देंगे 1 लाख का 6%। दो शब्दों पे गौर करना, डिविडेंड काय में से देंगे? प्रॉफिट में से। डिविडेंड का अमाउंट काय पे कैलकुलेट करेंगे? तो पेड अप कैपिटल पे। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स को डिविडेंड देना है तो प्रेफरेंशियल शेयर्स की पेड अप कैपिटल है 1 लाख का 6% 6000, तो 10000 के प्रॉफिट में से 6000 डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दे देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर चाहो तो आप एज ए डिविडेंड इक्विटी को पूरा दे सकते हो। अब अपन बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। सपोज करो कंपनी को प्रॉफिट 1 लाख हुआ है, 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, इसमें से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो प्रायोरिटी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को रहेगी। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को 1 लाख का 6%, पेड अप कैपिटल का 6% 6000 डिविडेंड देंगे पहले। रिमेनिंग अमाउंट 1 लाख में से 6000 प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 94000 रिमेनिंग अमाउंट इक्विटी के लिए अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो जो मैंने आपको समझाया था डिविडेंड काय में से देंगे तो आउट ऑफ प्रॉफिट। काय पे कैलकुलेट करेंगे तो पेड अप कैपिटल पे। प्रॉफिट नहीं है तो किसी भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट 10000 का प्रॉफिट है तो प्रेफरेंशियल का डिविडेंड उनकी कैपिटल पे 6000 होगा। रिमेनिंग अमाउंट कम बचे तो कम देंगे इक्विटी को, अगर ज्यादा बचता है 1 लाख का प्रॉफिट है तो प्रेफरेंशियल को 6000 ही देंगे, 94000 इक्विटी को दे देंगे। बराबर है। सपोज करो किसी अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो प्रॉफिट नहीं हुआ था तो फर्स्ट ईयर में उस आपको प्रॉफिट नहीं था तो आपने इक्विटी को भी डिविडेंड नहीं दिया था, प्रेफरेंशियल को डिविडेंड भी नहीं दिया था। अब सेकंड ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है 15000, सेकंड ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है 15000, तो क्या डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पहले देना है? तो बिल्कुल सही बात, पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को देने की है। तो क्या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी दोनों साल का इकट्ठा देंगे क्या? 6 फर्स्ट ईयर का, 6000 सेकंड ईयर का, तो 12000। तो क्या हाँ या ना दोनों कंडीशन हो सकती है। अपन ने अगर उनको बोला था कि भैया आप घबराओ मत, पहले आपको डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब सेकंड ईयर में प्रॉफिट होगा तो आपको सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी दोनों मिला के पहले देंगे, और सेकंड ईयर में उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहेगा। अगर नहीं बचा तो इक्विटी को सेकंड ईयर में भी नहीं देंगे। सपोज करो 3 अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है, 4th ईयर में प्रॉफिट हुआ है, तो क्या 4th ईयर में आप प्रेफरेंशियल को पहले दोगे? तो यस। क्या 4th ईयर में प्रेफरेंशियल को फर्स्ट ईयर का 6%, सेकंड ईयर का 6%, थर्ड ईयर का 6%, मतलब टोटल 18000 6 + 6 + 6 पहले दोगे? तो हाँ हो सकता है अगर हमने उनसे ऐसा कमिटमेंट करा हो तो। बराबर है। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे भी बातें डिस्कस करी है, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करता हूं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। नंबर 1 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स का मतलब होता है बेटा कि यदि किसी अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो डिविडेंड किसी को भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड केवल रेवेन्यू प्रॉफिट में से, रेवेन्यू रिजर्व में से दिया जा सकता है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेकंड ईयर में जब प्रॉफिट होगा तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोनों का ऐड करके दिया जाएगा। आपका डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, एकत्रित होता रहेगा, तो वो कहलाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स। बराबर है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, हमने प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करते समय उनको पहले ही कह दिया था कि जिस अकाउंटिंग ईयर में
प्रॉफिट नहीं होगा, उस अकाउंटिंग ईयर में डिविडेंड नहीं देंगे और उस अकाउंटिंग ईयर के डिविडेंड को आप भूल जाना, वो आगे आपको कंपेंसेट नहीं होगा, वो क्यूमुलेट नहीं होगा। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को अपन दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, बराबर है। थर्ड पॉइंट, अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था इक्विटी के समय, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब बिजनेस चलता रहता है, जब कंपनी ऑपरेट होती है, तो क्या उनकी कैपिटल का अमाउंट उनको बीच में रिफंड किया जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल का अमाउंट कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, कंपनी के लिक्विडेशन के समय ही रिटर्न किया जाता है। डिविडेंड उनको हर साल मिलता रहेगा। डिविडेंड का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिल जाएगा, कम होगा कम मिलेगा, ज्यादा होगा ज्यादा। लेकिन वो जो कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू है, शेयर्स का अमाउंट है, वो आपको लिक्विडेशन के समय ही वापस मिलेगा इक्विटी को। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को बीच में भी दे सकते हैं अपन। हमने जब भी प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करे थे, तो हमने प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करते समय कंडीशन रख दी थी कि हमको पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, हम ये शेयर्स आपको 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स के लिए इशू कर रहे हैं। तो वो टाइम जो आपने डिक्लेयर करा था, वो टाइम जब भी कंप्लीट होगा, आप प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से उनका शेयर्स रिटर्न लेके उनका अमाउंट उनको आप रिफंड कर दोगे। तो वो कहलाते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। मतलब आपके शेयर्स का रिडम्पशन हो जाएगा एक फिक्स टाइम के बाद। वो टाइम पहले से डिसाइड हो चुका है, 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स, बराबर है। तो वो कहलाते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स का बीच में भी रीपेमेंट किया जा सकता है, उनके शेयर्स का रिडम्पशन किया जा सकता है, ठीक है। और कोई भी कंपनी जब भी प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करेगी तो वो रिडीमेबल ही होंगे और रिडम्पशन की मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है 20 इयर्स। कोई भी कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू कर रही है तो वो 20 इयर्स से ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकती है। विद इन 20 इयर्स उनका रिडम्पशन होना चाहिए, बराबर है। तो रीपेमेंट के हिसाब से अगर अपन बात करें तो रिडीमेबल और इनरिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रीपेमेंट के हिसाब से रिडीमेबल, इररिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। तो इररिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स अब इशू नहीं होते हैं। जो भी कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करती है वो रिडीमेबल ही होंगे। मैक्सिमम रिडम्पशन की जो टाइम लिमिट रहेगी वो समझ गया बट्टा। अब हमने प्राइमरी स्टेज पे प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करते समय डिक्लेयर कर दिया था कि भैया 12th ईयर के एंड में हम आपके इन प्रेफरेंशियल शेयर्स का रिडम्पशन कर देंगे। तो जैसे 12th ईयर का एंड होगा हम आपसे आपके शेयर्स ले लेंगे और आपको उसके अगेंस्ट में वापस पेमेंट कर देंगे। आगे से ना हम तुम्हें जाने ना तुम हमें जानो, आपका काम 12th ईयर के एंड में खत्म हो जाएगा। मतलब वो आपके शेयर से रिडीमेबल। लेकिन बात यह थी कि यार जब कंपनी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी, जब हम आपका पेमेंट कर देंगे, शेयर्स वापस ले लेंगे, तो ऐसे तो कोई व्यक्ति, कोई शेयर होल्डर, कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ही करना पसंद नहीं करेगा कि भैया आप एक फिक्स टाइम तक हमको साथ में जोड़ रहे हो, डिविडेंड जब भी दोगे जब प्रॉफिट होगा तो, नहीं होगा तो नहीं दोगे, कम होगा तो कम दोगे। और जब कंपनी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी एक टाइम के बाद में, जब आप हमारे को भगा दोगे, हमारा रिडम्पशन कर दोगे, ठीक है ना। तो फिर एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे कि भैया रिडम्पशन करना तो कंपलसरी है एज पर लॉ, तो वो रिडीमेबल ही होंगे, इरिडीमेबल शेयर्स हम इशू कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं 12th ईयर के एंड में जब कंपनी के रिडम्पशन की डेट आएगी तो हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहो तो वो शेयर्स देके आपका अमाउंट रिफंड ले लेना, मैटर खत्म। और अगर आप चाहो तो हम आपको अमाउंट रिटर्न ना करते हुए उतने अमाउंट के डिबेंचर इशू कर देंगे। जैसे अभी आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स की रेट ऑफ डिविडेंड है 6%, हम आपको 12% डिबेंचर इशू कर देंगे। मतलब आपको वो डिबेंचर इशू कर दिए जाएंगे उस अमाउंट के जिसपे आपको हर साल आपको 12% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, बाउंडेड नहीं है, आपकी इच्छा हो तो अमाउंट रिफंड ले लेना, आप चाहो तो हम आपको उस अमाउंट के इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे
या उस अमाउंट के हम आपको डिबेंचर इशू कर देंगे, मतलब हम आपको प्रेफरेंशियल से इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे अगर आपकी इच्छा हो तो वो कहलाते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। नीरे दादा आपके जमे तो पैसा लगाओ, नहीं जमे तो कोई बात नहीं, ये रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स है, इनका रिडम्पशन होगा और हम आपको उतना अमाउंट रिफंड कर देंगे। आपको हम उतने टाइम के लिए ही हमारे साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम आपको हमारे साथ जोड़ रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कोई कन्वर्शन नहीं करेंगे, आपको उतने अमाउंट के कोई शेयर्स या डिबेंचर इशू नहीं किए जाएंगे। तो वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल, बराबर है। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रीपेमेंट के हिसाब से रिडेमेबल, इररिडेमेबल, और कन्वर्शन के हिसाब से कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। तो बिजनेस के मैनेजमेंट में वोटिंग पावर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को नहीं रहता, ऐसा मान के अपन चलते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कंपनी अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स को ये राइट्स दे सकती है कि भैया हम भी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, आप भी शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, हम भी कंपनी के ऑनर, आप भी कंपनी के ऑनर। तो मैनेजमेंट में हम जितना पार्टिसिपेट करेंगे हम आपको भी वही राइट्स दे रहे हैं, मतलब वो कहलाएंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स। आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का वोटिंग राइट्स भी रहेगा, ठीक है। नीरे दादा मैनेजमेंट, कंट्रोल, डिसीजन सब हमारे पास ही रहेगा, आपको तो खाली चुपचाप बैठना है, बीच में नहीं बोलना है। हर साल जो प्रॉफिट हो अपना डिविडेंड का हिस्सा लो और चुपचाप बैठे रहो। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट का आपको कोई राइट्स नहीं रहेगा, तो वो कहलाते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स। पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव, तो ये प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर्स के साथ में कंडीशंस होती है। 8 पॉइंट है, इनमें से कोई से भी आपके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक शब्द बोला था प्रेफरेंशियल शेयर्स कंडीशनल होते हैं। आपने इशू करते समय जो कंडीशन उनके ऊपर अप्लाई करी है वो लॉन्ग लाइफ उनके ऊपर रहेगी। डिविडेंड का पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रीपेमेंट, रिडम्पशन के हिसाब से रिडेमेबल, इररिडेमेबल, इररिडेमेबल का कोई रोल ही नहीं है। कन्वर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के हिसाब से पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। कुछ नहीं कहा हो तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कि वो जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है वो नॉन क्यूमुलेटिव रहेंगे, रिडेमेबल होंगे, नॉन कन्वर्टेबल होंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग होंगे। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन क्यूमुलेटिव और रिडेमेबल, ऐसा एजम्पशन लेके अपन चलते हैं, बराबर है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। प्रेफरेंशियल शेयर्स, शेयर्स इंटाइटल्ड टू प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट एंड आल्सो इन रिटर्न ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप आर नोन एज ए प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स नाम से ही क्लियर है कि उनको प्रायोरिटी रहेगी, प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स को प्रॉफिट में से हर साल ईयर टू ईयर डिविडेंड की प्रायोरिटी रहेगी, और जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, कंपनी बंद होगी, उस समय उनकी कैपिटल का अमाउंट उनको पहले दिया जाएगा, फिर नंबर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो शेयर्स में प्रेफरेंशियल को प्रायोरिटी रहेगी, इक्विटी उसके बाद में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई उसमें इक्विटी या प्रेफरेंशियल वर्ड यूज नहीं करा। तो अब यदि क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स इशू करे तो आप जहां भी एंट्री करते थे हर एंट्री में शेयर्स के आगे इक्विटी सब जोड़ दो, और यदि प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करे तो हर एंट्री के अंतर्गत शेयर्स के आगे प्रेफरेंशियल सब जोड़ दो, एंट्री वो के वही होगी। एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पायोनियर लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स and 6,000 preferential shares issued to public at 10 rupees each at 20% premium. Amount payable 3 on application, 4 on allotment, 3 on first call, 2 on second call. तो पायोनियर लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स 10,000 और प्रेफरेंशियल शेयर्स 6,000 इशू करे हैं, 20% प्रीमियम पे इशू है दोनों। अमाउंट जो है एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3
और सेकंड कॉल पे 2, ये होगा 12। तो 10 रुपीस का शेयर 12 रुपीस में इशू कर रहा है, मतलब 2 रुपीस प्रीमियम, 20% प्रीमियम। अब यहाँ एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ नहीं पड़ेगा। सबसे पहली एंट्री अपन करते थे वही सिंपल सी, प्यारी सी, मासूम सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो कर दो। बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन, एंट्री वही है। अब चूंकि एप्लीकेशन का अमाउंट दोनों शेयर होल्डर से आया है, दोनों एप्लीकेंट से आया है, इक्विटी से भी और प्रेफरेंशियल से भी, तो बस अपन ने एप्लीकेशन का अमाउंट अलग अलग करके बाइफरकेट करके लिख दिया, एंट्री वही है। बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर से 10,000, एप्लीकेशन मनी 3, तो 10,000 into 3 30,000, प्रेफरेंशियल शेयर से 6,000, एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीस, तो 6,000 into 3 18,000, टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है 48,000, बराबर। अब सेकंड एंट्री एप्लीकेशन का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करने की, तो हम यहाँ पे अलग अलग करेंगे। इक्विटी की एप्लीकेशन इक्विटी की कैपिटल में ट्रांसफर होगी और प्रेफरेंशियल की एप्लीकेशन प्रेफरेंशियल की कैपिटल में ट्रांसफर होगी। तो एंट्री होगी अलग अलग। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। मतलब जहां 2 एंट्री होती थी वहां 3 एंट्री होगी। बैंक वाली एंट्री तो कंपाउंड हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही केस में अमाउंट रिसीव हो रहा है। लेकिन वो जो कैपिटल वाली एंट्री थी वो दोनों की अलग अलग हो जाएगी। इक्विटी एप्लीकेशन टू इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, इक्विटी की भी और प्रेफरेंशियल की, ठीक है। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने की दोनों की अलग अलग एंट्री होगी। अब अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री वही होगी सिंपल सी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन ये जो 4 रुपीस अपन कॉल कर रहे हैं, इस 4 रुपीस में 2 रुपीस प्रीमियम है, क्योंकि हमने यहाँ शेयर प्रीमियम पे इशू करा है, तो 2 रुपीस प्रीमियम है और 2 रुपीस कैपिटल है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 20,000 कैपिटल है, 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 20,000 प्रीमियम है। टोटल अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इक्विटी का 40,000 से, बराबर है। कुछ नहीं कहा तो प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। अब नंबर आता है प्रेफरेंशियल का अलॉटमेंट भी ड्यू कर दो। तो प्रेफरेंशियल के भी 4 रुपीस है, उसमें 2 रुपीस कैपिटल है, 2 रुपीस प्रीमियम है। तो प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया 6,000 into 4 24,000, टू से प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 6,000 into 2 12,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 into 2 12,000। तो दोनों का अलॉटमेंट अपन ने अलग अलग ड्यू करा है और ड्यू करते समय प्रीमियम और कैपिटल अलग अलग बाइफरकेट कर दिए, ठीक है ना। कुछ नहीं कहा हो तो प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। अब दोनों का अलॉटमेंट ड्यू होगा, रिसीव्ड कंबाइन कर सकते हैं, एक ही एंट्री में दोनों का अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000, टू प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट 24,000, बराबर है। जितने से ड्यू करा है डेबिट करा वो अमाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, इक्विटी का भी और प्रेफरेंशियल का भी। तो अब 2 की जगह 3 एंट्री हो रही है। कैपिटल वाली एंट्री अलग अलग होगी और रिसीव्ड वाली एंट्री कंपाउंड हो जाएगी, बराबर है। अब अलॉटमेंट के बाद नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल दोनों का अलग अलग ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल मनी है 3 रुपीस। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 into 3 30. ऐसे ही प्रेफरेंशियल का भी फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे। प्रेफरेंशियल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 3 रुपीस के हिसाब से 6,000 into 3 18,000। तो दोनों का फर्स्ट कॉल अलग अलग ड्यू हो गया। रिसीव करते समय कंपाउंड एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंशियल शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 18,000, जितने से ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है दोनों को यहाँ क्रेडिट कर देंगे। टोटल दोनों का फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया 48,000। ये फर्स्ट कॉल का मीटर कंप्लीट हो गया। अब नंबर आता है सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं।
₹2 पर शेयर सेकंड कॉल है, तो इक्विटी सेकंड कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 into 2 2020। प्रेफरेंशियल का भी सेकंड कॉल ड्यू कर देते हैं, तो प्रेफरेंशियल शेयर सेकंड कॉल अकाउंट या टू प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 6,000 into 2 12। तो दोनों के सेकंड कॉल ड्यू हो गए, अलग अलग एंट्री हो गई। अब दोनों के सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव करने की कंपाउंड एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू प्रेफरेंशियल शेयर फर्स्ट कॉल, जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 20 और 12, टोटल अमाउंट रिसीव हो गया 32, बराबर है। तो यदि टाइप्स ऑफ शेयर्स पे आज अपन ने बात करी है, यदि क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंशियल शेयर दिखा है तो सारी एंट्रियां वही होगी, सारा कैलकुलेशन, सारे एडजस्टमेंट वही होंगे, बस खाली शेयर्स के आगे इक्विटी जोड़ दो, प्रेफरेंशियल है तो प्रेफरेंशियल जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि दोनों शेयर्स इशू कराए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड एंट्री करेंगे रिसीव्ड के समय और ड्यू वाली एंट्री होगी, कैपिटल वाली एंट्री होगी सेपरेट। ठीक है, आज के लेक्चर को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर कल नए लेक्चर में कुछ नई बातें सीखेंगे। थैंक यू।